क्या आप भी करना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर एंड वीएलडीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन? तो आज ही डाउनलोड कीजिए पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। इसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं लाइव क्लासेस, साथ में ही आपको यहाँ पे मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको प्रोवाइड की जाएगी टेस्ट सीरीज एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके लिए अगर आप पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर के लिए भी वहां पे कोर्स है, 6 ईयर के लिए भी वहां पे कोर्स है और साथ के साथ वीएलडीए के लिए भी आपके लिए कोर्स वहां पे बनाया गया है। और हमारी जो पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे जो कोर्स है उनकी फीस हमने बहुत ज्यादा कम रख रखी है। ऑफलाइन के कंपैरिजन में आपको 4 से 5 गुना कम फीस यहाँ पे ली जाती है और 4 से 5 गुना ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई बिल्कुल भी देर ना कीजिए, जाइए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आपके पसंदीदा कोर्स। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सब जानते हो, डिस्कशन हम कर रहे थे एचयू बीएससी एग्रीकल्चर 2022 ईयर 4 ईयर का एग्जाम। देखते हैं कैसा आया था। तो 2022 के पेपर में हमने पहले 15 क्वेश्चन फिजिक्स से कर लिए थे। डिस्कशन थोड़े से लेंदी थे, कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया था। तो बाकी के क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए थे। ठीक है, अच्छा, आई होप अब मेरे को लगता है कि आप लोगों ने ना पिछली वाली जो लेक्चर थी या पार्ट 1 जो था आपने देख लिया होगा और आई होप आपको क्लियर कट सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 में। फिर उसके बाद जब लास्ट पार्ट होगा तो हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप का मतलब मोटिव था एग्जामिनर का बच्चों से क्वेश्चन करवाने का। ठीक है, न्यूमेरिकल ज़्यादा रखे थे या थ्योरी ज़्यादा रखी थी? वैसे तो आपको दिख रहा है कि न्यूमेरिकल ज़्यादा दिख रहे हैं, बट एक इन मतलब एक क्रक्स किस टाइप का था कि वो मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है अपने से। ठीक है, ये लास्ट में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर मतलब 15 हो चुके थे तो 16 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है देखते हैं आराम से, टुकड़ों में ये पेपर आए हुए। चलो क्या कह रहा है, देखो, कंसीडर द पीवी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस एज शोन इन फिगर। भाई पीवी डायग्राम है, ओके, ये दिया हुआ है, रेक्टेंगल और हाइपरबोला बनता हुआ दिख रहा है ना। यानी इतना तो साफ पता लग रहा है कि सर इस ग्राफ में मुझे ये तो पता लग गया सर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। कैसे? सर अगर वॉल्यूम को बढ़ाता हूं, ठीक है, तो प्रेशर लगातार कम हो रहा है और रेक्टेंगल और हाइपरबोले का जैसा नेचर वो शो भी कर रहा है। ठीक है, अच्छा सर यहाँ से देखने के बाद मुझे ये बात पता चली, सर ये बात तो हमारी किस में ट्रू होती थी? सर जब मेरा टी कांस्टेंट होता था, टी मान जे टेम्परेचर कांस्टेंट। सर टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और ऑप्शन में सर मेरे चारों को चारों दिख रहे हैं ग्राफ में, टीपी 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 कर्व, यानी टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का कर्व। तो मैं भी चुपचाप बिना कोई ऑप्शन देखे बना लेता हूँ अपना यहाँ पे वाई एक्सिस पे टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे प्रेशर। ओके, अच्छा मुझे क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो। इसने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब बोला तो क्या दिख रहा है मुझे इनडायरेक्टली, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कर दो टेम्परेचर कांस्टेंट। लो जी सर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। सर बोले आपको कैसे पता चला टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया? फिर देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, ठीक है, ये देखो टेम्परेचर कांस्टेंट मुझे दिख रहा है। टेम्परेचर ना ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना नीचे की तरफ कम हो रहा है, कोई वेरिएशन नहीं है। टेम्परेचर की जो वैल्यू है यहाँ पे कोई टी नॉट, वो टी नॉट ही टेम्परेचर की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा बात आ गई ए बी कहाँ से रखूँ, ए इसको रखूँ कि बी यहाँ पे रखूँ, बी यहाँ पे रखूँ या ए यहाँ पे रखूँ, समझ नहीं आ रहा प्रोसेस कैसे चल रही है। इसका भी आसान तरीका बताता हूँ। क्या है, ग्राफ को देखो, ग्राफ को देखो, ग्राफ में क्या पता लग रहा है सर, एट ए पॉइंट पे मेरा प्रेशर ज्यादा है वॉल्यूम कम है। ओके, ए पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है वॉल्यूम कम है। ओके, और बी पे वॉल्यूम क्या है, बी पे वॉल्यूम ज्यादा है प्रेशर कम है। ठीक है, तो बी पे प्रेशर कम है तो ऑब्वियस ही बात है प्रेशर इस ग्राफ में कहाँ कम है, यहाँ कम है, क्योंकि प्रेशर ऐसे वेरी कर रहा है, इधर की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर कम कहाँ है सर, प्रेशर कम है यहाँ पे। तो प्रेशर कम कहाँ पे, यहाँ पे बी पे, यहाँ पे ए पे आपका क्या है
प्रेशर ज्यादा है। तो ग्राफ में ए बी आपको दिख गया, टी नॉट टेम्परेचर का कांस्टेंट है। अब देख लो कौन सा ग्राफ है, ये दोनों किसी काम के थे नहीं, इनको हटाओ, सी और डी काम के थे। ए बी में ये वाला ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ए इधर दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन सी आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन विथ थ्योरी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथ ऑफ पेंडुलम यानी एसएचएम से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल तो लग ही रहा है। सिंपल सा कह रहा है द लेंथ ऑफ द simple pendulum executing simple harmonic motion is increased by 21%. The percentage increase in the time period of the pendulum of the increased length is। अच्छा, तो ये कहना चाहता है कि पेंडुलम की जो लेंथ है, कोई लेंथ होगी 1 मीटर 2 मीटर जो भी है, ठीक है, उसको हमने 21% से बढ़ा दिया, यानी कि न्यू लेंथ 121% कुछ होगी। समझाता हूँ परसेंटेज का खेल आपको एक बार। मतलब ये कह रहा है कि लेंथ बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी, 21% से बढ़ा दी। 21% किसका, पुरानी वाली का। तो बताओ परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड क्या होता है। तो मेरे को पता है सर, फॉर्मूला सिंपल सा है, सिंपल तरीके से करूंगा, कोई डिफरेंशिएशन वाला मेथड नहीं लगाऊंगा, कुछ भी नहीं, सिंपल तरीका एकदम। सर टाइम, आपका टाइम पीरियड क्या होता है सर टाइम पीरियड होता है पेंडुलम के लिए सर टी इज इक्वल टू 2 पाई √L/G, ठीक है। अब देखा जाए, ये मैं क्वेश्चन माइंड में कर लेता हूँ, इसका आंसर 10% आएगा, ओके। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे माइंड से पता लगा, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी लेंथ है आपकी जो है टाइम पीरियड की, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई में √L/G। ये लेंथ जो है आपकी, मान लेता हूँ मैं, पहले लेंथ आपकी थी 100 एल कैप, मतलब 100 इंटू कैपिटल एल यानी कोई भी एक यूनिट ले ली, कि ये 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है, यानी कि अगर एल के लिए 1 लूंगा तो 100 हो जाएगी, 2 लूंगा 200 हो जाएगी, मतलब एक टुकड़ा ले लिया मैंने। तो इस हिसाब से पहले केस में आपका टाइम पीरियड क्या होगा सर, पहले केस में टाइम पीरियड होगा T1 इज इक्वल टू 2 पाई √100 L/G, यानी पहले के केस में आपका टाइम पीरियड कुछ ये है, ठीक है। अब ये मैंने 100 L ही क्यों लिया, अब पता लगेगा आपको, देखो कैसे। अब मैं लेंथ को चेंज कर रहा हूं, ये मेरी लेंथ 1 थी, अब लेंथ मेरी 2 आ गई, लेंथ 2 आ गई। लेंथ 2 का मतलब क्या, 100 L तो पहले से ही थी, प्लस 21% और बढ़ा दी मैंने, तो 21% इंटू में 100 L। अब ये 100 से 100 इजिली कट जाएगा, तो ये आपका 121 L बन के आएगा, आएगा ना। सिंपल तरीके से मुझे पता लग गया, ओके, सिंपल सा तरीके से पता लग गया। तो नया टाइम पीरियड T2 क्या होगा सर 2 पाई √121 L/G। आप कहोगे बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना करना, सिर्फ रेशो ले लेना, रेशो T1/T2 का रेशो ले लो, तो क्या आएगा सर, ये आएगा सर 100/121, ठीक है, क्योंकि बाकी सब आपका कट जाएगा, 2 पाई कैंसिल, √G कैंसिल, √L कैंसिल। तो T1/T2 आपका क्या आएगा 10/11, ठीक है, इजीली आ गया। अब T2 आपका क्या है T1 के टर्म में, T2 है आपका 11/10 T1, आपको हो गया सर बिल्कुल सही, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज कितना आया, परसेंटेज चेंज T2 माइनस T1/T1 इंटू में 100, ओके। अब ये 11/10 T1 माइनस का T1 ठीक है T1 इंटू में 100, तो कर लो सोल्व, ये क्या आएगा आपका, ये आएगा 11T1 माइनस का 10T1/10 T1 इंटू में 100, सॉल्व करोगे आपका आएगा 10% आंसर। ये था डिटेल्ड मेथड। बट क्या मैं ऐसे करता पेपर में, देखो कुछ क्वेश्चन में आपको, जैसे मैं कई बार बच्चों को सिखाता हूँ, अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, मैथमेटिक्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। कैसे ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ये आपको सिर्फ समझाने का तरीका था डिटेल्ड। मैं कैसे करता एग्जाम में, मैं हमेशा देखता हूँ कितने परसेंट से वैल्यू घटाई है बढ़ाई है, ठीक है, यहाँ 21% से बढ़ाई है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है ना 21% बढ़ाने का, तो उसके पीछे उसका दिमाग पता है क्या है, उसका सिर्फ माइंड ये है कि जब बच्चे से यहाँ सोल्व करवाऊं, यहाँ पे सोल्व करवाऊं, रूट में जब नई लेंथ वो पुट करे तो वो स्केयर के टर्म में आए। जैसे यहाँ 121 बन गई, मान लो वो कहता कि जो मैंने आपकी लेंथ है
वो 19% से कम कर दी, 19% से कम कर दिया। अब आप कहोगे ये 19% देने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। 19% से कम कर देंगे तो नई लेंथ 81 एल आ जाएगी, यानी फिर से स्क्वायर बन रहा है। यानी उसका मेन एम यहाँ पे वो कुछ ऐसी वैल्यू देगा परसेंटेज से बढ़ाने की या घटाने की। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा आगे इस साल या आ ही जाता है क्वेश्चन, तो ये चीज सीख लो कि वो हमेशा परसेंटेज में घटाने या बढ़ाने में वो वैल्यू देगा जिससे बाद में जब नई लेंथ आप पुट करोगे फॉर्मूले में, जैसे यहाँ रूट में था तो स्क्वायर रूट उसका पॉसिबल हो, एक होल नंबर या एक इंटीजर आपका मिल जाए, आपको पॉइंटों में ना खेलना पड़े। ठीक है, अब कहने को इसको 125 भी लिख सकते, मतलब 25% से बढ़ा सकता था या 125 से बढ़ा देगा, वो उसके ऊपर है, लेकिन वो वैल्यू वही देगा जो आपसे इजीली कट जाए। अब मैं क्या करता, मैं पता क्या देखता कि सर T1 जो है, एक मिनट कलर चेंज कर लूं मैं, ये जो आपका T1 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है अंडर रूट एल के। ठीक है, तो पहले अंडर रूट एल के, तो T1 जो है यहाँ पे आगे C लगा देता हूँ, जैसे भी मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पे पिछले पार्ट में कराया था ना ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पे C अंडर रूट एल। तो यहाँ पे मैं 21% देखता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं देखता, मैंने देखा 10 से कितना हो गया, 10 से कितना हो गया, 10 से क्या हो गया, मतलब 100 से 121 हो गया, यानी 10 से 11 हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे सारे स्केयर पता है। अब मान लो कह देता कि 19% से मैंने डिक्रीज कर दिया, यानी 10 से 9 होगी, 10 से 9 होगी वैल्यू, 10 से 9 होगी वैल्यू 1 पे। अगर इसको मैं 19% डिक्रीज करता ना, 19% से डिक्रीज करता, तो खुद देख लो T1 आपका आता इंटू में 10 पे, 19% से डिक्रीज करता, और T2 आपका आता 9 पे, अब 10% से फिर डिक्रीज करेगी वैल्यू, बात वही रहेगी आपकी, बात वही रहेगी। ठीक है, तो मेरे को आगे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ वो वैल्यू देखता हूँ जैसे 10 से 9 होगी 1%, क्योंकि पहले 10 थी, उसका 1% यानी कि 1 हो गया, तो 1 से 9 सीधा सा डिफरेंस पता लग रहा है। ये उन्हीं बच्चों को बता रहा हूँ मेथड, ये शॉर्टकट वाला, जिसकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, जिसको परसेंटेज का डीप मीनिंग पता है, याद रखना। ठीक है, वरना ये पूरा मेथड वो कर सकता है, ये भी करने में टाइम नहीं लगेगा, अगर उसका हाथ फटाफट चल रहा है तो वो कर लेगा। लेकिन ये उनके लिए भाई जिसका मैथमेटिक्स में थोड़ा ब्रेन ज्यादा तेज है, परसेंटेज का मीनिंग पता है कि 10 से 9 में क्या बोल रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू चेक कर ली कि मैंने कहा 10% से डिक्रीज हो रहा है, कैसे पता लगाया? क्योंकि देखो 10 से वैल्यू 9 होगी, इसी पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। 10 से वैल्यू 9 होगी, कैसे? 10 से वैल्यू 9 हुई मतलब एक का चेंज आया, एक इस 10 के रिस्पेक्ट में कितना है, 10%, ये तो है। आई बात समझ? तो इस टाइप से ये क्वेश्चन फटाफट हो जाता है, और मैं भी ऐसे ही करता हूँ एग्जाम में। अगर बट वही बात है, आपके एज में मैं होता तो मैं भी इसी तरीके से करता, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करता। आपको जैसा मेथड ठीक लगे वैसा कर लेना, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया, क्या है? साइन 2 ओमेगा टी। भाई एसएचएम है नहीं, ट्रेडिशनल सवाल है, एनसीईआरटी में पढ़ाते भी हैं, मतलब एनसीईआरटी में इसके ऊपर टॉपिक भी है। चलो कहते हैं क्या है, एक एसएचएम है, x इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी, s इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी। क्या ये एसएचएम है? ऑब्वियसली मैं देख के बता दूंगा एसएचएम है। क्यों? क्योंकि मुझे इसका ग्राफ आता है, मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं, तो मुझे इसका ग्राफ पता है। लेकिन जिन बच्चों को ग्राफ नहीं पता वो एसएचएम कैसे डिफाइन करे, या जिस बच्चे को थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पता है या बताना पड़ता है तो वो जानते होंगे। अगर किसी भी एसएचएम को हमने चेक करना है कि वो इक्वेशन एसएचएम को डिनोट करती है या नहीं करती, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन की टर्म होती है या फिर डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर होता है, वो हमेशा माइनस ऑफ एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव के प्रोपोर्शनल होता है, तो चेक कर लो, चेक कर लो। तो ये आपका क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी क्या आएगा सर? डी एक्स अपॉन डी टी आएगा 2 ओमेगा कोस ओमेगा टी, डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर कितना आएगा, 2, सॉरी सॉरी 2 नहीं, माइनस का -4 ओमेगा स्केयर साइन ओमेगा टी। ठीक है, सॉरी ओमेगा टी नहीं, साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब ये बाकी सब कांस्टेंट, ये वाला हिस्सा आपका क्या डिनोट कर रहा है, -x, तो डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर -x के प्रोपोर्शनल है। यस एसएचएम है। ठीक है, यस एसएचएम है, और पीरियड इसका जो है पाई बाय ओमेगा, कैसे? 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, तो पीरियड क्या आ गया इसका, टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा। ओके,
तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट ऑप्शन है ना, एसएचएम है पीरियड। ये रे क्या बात कर दी इसने, ये रहा। ठीक है। अच्छा, इसी में एक सवाल और कराता हूँ, पेपर में आता होता है, इसी में मेरे को याद आ गया, इसी को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है। 1 मिनट रुको, ये तो हो गया ना, एसएचएम का पता लग गया। एक क्वेश्चन आता है, y इज इक्वल टू साइन स्केर ओमेगा टी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या ये एसएचएम है, चेक करते हैं। अगेन वही तरीका, dy अपॉन डी टी क्या हुआ सर, 2 साइन ओमेगा टी, ठीक है, cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, यही हुआ। 2 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, डी स्केयर वाई अपॉन डी टी स्केयर करो। इसको पहले थोड़ा सा कहते हैं, कुछ ये आएगा आपका, ये आएगा आपका ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। अब डी स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर कर लो, नहीं आएगा आपके, माइनस ऑफ एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। जो आपकी प्रोपोर्शनलिटी है ना माइनस ऑफ एक्स की, ये नहीं आएगी जब इसको डेरिवेटिव करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये जो मोशन है आपकी वाई स्केयर इज इक्वल टू, ओहो, वाई स्केयर इज इक्वल टू साइन, वाई इज इक्वल टू साइन स्केयर ओमेगा टी, आपका एसएचएम नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है, ये कैसे चेक करें, तो इसका ग्राफ होता है, अगर आपको पता हो तो, वरना मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपका साइन का कर्व बनता है ना, साइन का कर्व बनता है, ये भी ऐसा ही होता है, ये भी ऐसा ही होता है, बस साइन में बस फर्क सिर्फ इतना है, ये देखो ये स्केयर का है, ये फंक्शन स्केयर का है, ये फंक्शन आपका क्या है, स्केयर में है। स्केयर में जो भी फंक्शन होता है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसमें भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, बस फर्क सिर्फ इतना है, इसके अंदर कुछ इस टाइप से कर्व बनेगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 के अक्रॉस सिमेट्री शो कर दी मैंने। सिमेट्री क्यों शो कर दी, क्योंकि जो आपका पैराबोलिक कर्व होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। ठीक है, और ये जो नेचर है आपका इतना इतना, ये नॉर्मल साइन का नेचर नहीं है, ये आपका क्वाड्रेटिक नेचर है। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक नेचर है। 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ मैं ग्राफ। तो ये आपका जो पीरियड बनता है, इसका पीरियड बनता है वो पाई बाय ओमेगा बनता है, वो बनता है आपका 2 पाई बाय ओमेगा, ऐसे माइनस पाई बाय ओमेगा, माइनस 2 पाई बाय ओमेगा, माइनस 3 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये पीरियडिक है, बट एसएचएम नहीं है। अब आपको क्या सर, हमें तो ग्राफ नहीं पता, आपको तो पता था इसलिए आपने कर दिया फटाफट, हम कैसे करें। तो बच्चों ये अगर आपको ग्राफ नहीं पता, ये सिर्फ ऐसे मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए आता है, मेडिकल के बच्चों के लिए नहीं आता, तो उनको ये ग्राफ बनाने आने चाहिए, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको बनाना सिखा दिया, नेचर भी सिखा दिया कि एक्स स्क्वायर इस सारा ग्राफ है, साइन का कर्व है, पॉजिटिव में पूरा बना दिया, उछाल दिया पॉजिटिव में, क्योंकि नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं दे रहा। प्लस साथ में क्या हुआ, सिमेट्रिसिटी भी शो कर दी मैंने, ये देखो यहाँ से। और यहाँ पे अच्छे से क्लियर ना हो तो एक बार दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको इसका नेचर दिखा देता हूँ। इसका ग्राफ बनता कैसे है, अभी एक बार दिखाता हूँ आपको। क्या है ग्राफ आपका, 1 मिनट रुको। फंक्शंस यहाँ पे साइन, ठीक है, एक्स, ठीक है, यहाँ पे आपकी पावर स्केयर में। तो ये रहा आपका ग्राफ बना दिया मैंने, ये आपका ग्राफ बना दिया। ठीक है, आपके सामने ये रहा आपका ग्राफ, देखो साइन स्केयर का ग्राफ है आपका। अभी आपके आगे फंक्शन डाला था मैंने, देखो थोड़ा सा क्लियर करके भी दिखा दिया मैंने, देखो साइन स्केयर एक्स का ये रहा ग्राफ, सारी वैल्यूज पॉजिटिव में है। थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये देखो अब आपके सामने सब कुछ पॉजिटिव में चला गया, सिमेट्रिसिटी शो होगी, आपको पता लग गया। ओके, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर है। बट याद रखना इसकी पीक अब यहाँ पे एक चली जाएगी, लेकिन वो पाई बाय 2 पे पीक नहीं जाएगी, कहीं आप पाई बाय 2 पे 1 लगाए जा रहे हो। ठीक है, क्लियर है।
तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक और सिंपल हार्मोनिक का फर्क पता लग गया, आगे चलते हैं। When temperature increases, the frequency of tuning fork डिक्रीज करेगी भाई। डिक्रीज करेगी, कैसे करेगी सर बताओ। देखो आपका जो ट्यूनिंग फोक है इसके फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है सर? 1/2L अंडर रूट टेंशन अपॉन मास आता है, क्या आता है? टेंशन अपॉन मास आता है ना, मास ऑफ द ये स्ट्रिंग। अब ध्यान से देखो, टेम्परेचर बढ़ने से क्या टेंशन में फर्क पड़ेगा? नहीं। मास पे? नो। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? आपकी जो लेंथ है ये इलोंगेट होगी, थर्मल एक्सपेंशन होगी, लेंथ आपकी बढ़ेगी। ठीक है, लेंथ आपकी बढ़ेगी कैसे? L इज इक्वल टू एल नोट प्लस एल नोट अल्फा डेल्टा टी से बढ़ जाएगी। बढ़ा हुआ होगा अपने थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगी। थर्मल एक्सपेंड करेगी तो फ्रीक्वेंसी आपकी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है लेंथ के। लेंथ आपकी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी आपकी कम होएगी। तो आई थिंक ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया आपका वेव से ही। 3 साउंड वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसीज v1 v है क्या? अच्छा, न्यू माइनस वन न्यू न्यू प्लस वन। ठीक है, फाइंड द बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस। देखो बीट्स कैसे क्रिएट होती हैं सर? बीट्स बनती हैं उन वेव से जिनका एम्पलीट्यूड तो होता है सेम। ठीक है, बट साथ के साथ जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो आपस में बहुत ज्यादा पास पास होती है, बहुत ज्यादा क्लोज। ऐसा भी नहीं कि एक 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की वेव है, एक 350 की है, एक 500 की, और कह दिया भाई बीट्स बना दो। इनकी बीट्स नहीं बनती। मान लो एक 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, ठीक है, तो 301, 302, 303 या फिर ऐसे ही 299, 298 इन फ्रीक्वेंसी से आपकी बीट्स बन जाती है। ठीक है, अब बीट्स कितनी बनेगी सर हमें ये बताओ, कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो बीट्स बनने का सिंपल सा लॉजिक है, जितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा इंटीग्रल में, यानी कि जितना मेजर डिफरेंस आपको देखने का मिलेगा उतनी ज्यादा बीट्स बनेगी। ठीक है, तो देखो v1 माइनस वी मतलब v1 से ये v1 माइनस सॉरी v1 नहीं, न्यू माइनस वन न्यू न्यू प्लस वन। देखो कैसे बीट्स बनाऊंगा मैं? क्या इस सिग्नल की बीट्स बन सकती है? बिल्कुल सर, बहुत पास है। ठीक है, बिल्कुल बन सकती है। क्या इस सिग्नल से बीट्स बन सकती है? इसकी इन दोनों सिग्नल से बन सकती है सर, ऑफ कोर्स। क्या इन दोनों सिग्नल से बीट्स बन सकती है? ओहो सर, बड़ा मेजर बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों से पहले ही बीट्स बन चुकी होंगी। तो यानी इतने बड़े सिग्नल की बीट बनाना पॉसिबल नहीं है। आपके बीट्स जो प्रोड्यूस होंगी वो दो ही होंगी, एक तो न्यू माइनस वन और न्यू से, एक न्यू और न्यू प्लस वन से। ओके, क्लोज फ्रीक्वेंसी वाली दोनों वेव्स यही हैं। इन दोनों की क्लोजनेस आप नहीं बना सकते बीट्स बनाने में, उससे पहले इन दोनों की ही बन जाएंगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? चलो टू पॉजिटिव फ्री चार्जेस फॉर क्यू एंड क्यू आर डिस्टेंस एल अपार्ट है या आई है? इसको आई, मैं इसको एल ले रहा हूँ, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, मैं एल ले रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है ये आपका 4Q, ये आपका Q। ठीक है, इसको L डिस्टेंस अपार्ट कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है Q चार्ज को कहाँ रखूं? मैं सोच रहा हूँ इन्होंने क्वेश्चन में भी यही बोला है कि प्लेस फ्रॉम चार्ज Q, तो मैं यहाँ पे भी ये लिख देता हूँ कि Q को मैंने लिख दिया X डिस्टेंस, तो ये L माइनस एक्स हो गया। ऑफ कोर्स सी बात है, हो गया ना। अब कह रहा है वन इक्विलिब्रियम विल एस्टेब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए कैसे करें? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करें, Q का साइन भी क्या हो और Q की वैल्यू भी क्या हो, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए पहले तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूं, बाकी सब बाद में कर लूं। कैसे? मान के चलता हूं Q का भी नेचर पॉजिटिव है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ डिस्टेंस निकाल रहा हूं। मान लेता हूं Q का नेचर पॉजिटिव है, अभी नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, बट ये दोनों चार्जेस क्या हैं? पॉजिटिव है। मुझे Q का नेचर नहीं पता, बट मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि किस डिस्टेंस पे आके
ये दोनों में मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम आ जाए, इस क्यू के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए, बड़े क्यू के ऊपर। तो यहाँ से देखो, अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो भी बात वही है, नेगेटिव लूंगा तो भी बात वही है। देखो क्यू अगर नेगेटिव होगा, कैपिटल क्यू वाला चार्ज, तो वो 4 क्यू चार्ज खींचेगा अपनी तरफ, और ये वाला चार्ज भी खींचेगा अपनी तरफ। अब ये बेचारा चार्ज छुटकू सा, ये चार्ज छुटकू सा है, तो इसको खींचना है बड़े क्यू को, लेकिन वहां बड़े 4 क्यू वाला तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तो अपनी तरफ खींच जाएगा, इसको खींच जाएगा ना। यानी कि एक सिचुएशन तो ऐसी रखनी पड़ेगी कि इस बड़े क्यू को 4 क्यू से दूर रख दो, 4 क्यू से दूर रख दो। कितना दूर रख दो कि ये 4 क्यू वाला बेचारा खींचने के लिए जोर तो लगाए, लेकिन साथ में ये क्यू वाला उसी जोर से उसको भी खींचे। मतलब ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, लेकिन मिड पे रख दिया तो 4 क्यू वाला डिस्टेंस की वजह से ले जाएगा अपनी पास। तो कूलम्ब का लॉ बोलता है, जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा फोर्स। तो अगर इस क्यू को, बड़े क्यू को मिडिल में रख दिया, तो ये वाला तो खींच जाएगा इसको। सिमिलरली अगर एक कैपिटल क्यू पॉजिटिव होता, तो ये क्या करता है, छोटा वाला क्यू धक्का मारता, जा रहे। 4 क्यू वाला भी कहता धक्का मारता, तू जा रहे। तो ये बेचारा ऐसे डोलता ही रहेगा, है ना, डोला रे डोला, गाना ही गाता रहेगा, करता रहेगा ना ये नाच गाना। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है और इसको 4 क्यू से और दूर रख दो, तो बेचारा इसकी रिपल की जो फोर्स होगी, रिपल्शन की जो फोर्स होगी, उसको डोमिनेट कर जाएगा क्यू वाला। किसकी वजह से, कम डिस्टेंस होने की वजह से। यानी मैं एक फिजिक्स का सिंपल थोड़ा सा एनालिसिस कर सकता हूँ कि L/2 से इस डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। यानी कि आधा आधा है ना, कि अगर ये L/2 है, ये L/2 है, तो 4 क्यू से तो दूर रखना पड़ेगा, तभी जो है ये कैपिटल क्यू बेचारा टिक पाएगा। तो टिका दो इसको, टिका दो। टिकाने के लिए क्या करना है, इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 4 क्यू क्यू अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कर लो कैलकुलेट, कर लो कैसे आएगा। क्यू के से के कैंसिल, क्यू क्यू से क्यू क्यू कैंसिल, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो क्या आएगा, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर 4x के। हाँ जी, क्या करना है अब, हाँ जी क्या करना है, क्या कर सकते हो अब यहाँ पे हम, क्या किया जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, कुछ नहीं। ये आएगा आपका L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो L इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू आ गई L/3। ओके, क्लियर। हाँ जी, तो ऑब्वियस ही बात है, x की वैल्यू L/3 होगी, L/2 से ऑब्वियसली छोटी है, अभी बताया था। तो L/3 डिस्टेंस पे इसको रखना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस तो आ गया मेरा L/3। पूछा भी उसने क्या है, स्मॉल क्यू से, तो डी ऑप्शन को तो हटाओ, बाकी 3 बच गए। अब ये बड़े क्यू की मैग्नीट्यूड क्या होगा, बड़े क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम में स्टेज रखनी है, तो कर दो। क्या आएगा सर, के क्यू कैपिटल क्यू, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना, L/3 डिस्टेंस पे, प्लस में के क्यू इंटू 4 क्यू अपॉन L का स्क्वायर, ये 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, नेट फोर्स 0 कर दो। इस क्यू पे नेट फोर्स 0 आनी चाहिए, स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स 0 आनी चाहिए, किसी भी एक चार्ज में नेट फोर्स 0 आनी चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। मैंने स्पीड 0 करवा दी, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, के क्यू कट जाएगा, के क्यू मेरा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन L स्क्वायर 9 प्लस में 4 क्यू अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कैपिटल क्यू 9 क्यू आ जाएगा आपका, L स्क्वायर कटने के बाद माइनस का 4 क्यू, तो क्यू आ जाएगा माइनस का 4 क्यू अपॉन 9। तो ऑप्शन है क्या, माइनस का 4 क्यू अपॉन 9, क्यू की वैल्यू नेगेटिव में है और L/3 डिस्टेंस पे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मार्क द करेक्ट ऑप्शन, गोसिस थ्योरम का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं सर, नंबर 1 क्वेश्चन, वैसे तो थ्योरी है बट करते हैं इसको। सर नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है Gauss's law is valid only for uniform charge distribution। बिल्कुल सही बात है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए ही तो आप निकालते हो, है ना।
इसके बाद गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम, नहीं भाई ऐसा कहीं नहीं लिखा। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ इन द फील्ड ड्यू टू एनक्लोज्ड चार्जेस, नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इनसाइड आउटसाइड किसी भी चार्ज से कैलकुलेट होगी और सभी की वजह से होगी। ब्लड फ्लक्स आपका जो क्लोज सरफेस के अंदर आएगा उन्हीं से निकलेगा। तो यही स्टेटमेंट ऑब्वियसली डी गलत हो जाती है, यही बात वो बोल रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। थ्योरी है, पढ़ लेना, अदरवाइज इसकी क्लास लगा लेना। अगला क्वेश्चन 10th क्लास का सवाल है शायद ये। कह रहा है एक वायर है भी, ठीक है, ये वायर है, इसकी लेंथ क्या है, एल है, वायर की लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ओके, इसका रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम है। रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम है। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज हाफ, मतलब चेंज कर दिया, हाफ कर दिया, लेंथ ऑफ द वायर कर दिया हाफ, एरिया कर दिया डबल, एरिया कर दिया डबल, लेंथ कर दी हाफ, तो क्या होगा सर? यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना था, R1 इज इक्वल टू 4 ओम इज इक्वल टू रो एल बाई ए, क्लास 10th में करते थे वही सवाल। अब R2 क्या हो गया, ये तो फ्री फ्री का नंबर था, दैट इज R2 रो एल अपॉन 2 इंटू में एरिया दुगना कर दिया, तो ये कितनी वैल्यू आ गई सर, रो एल बाई ए अपॉन 4। देखो रो एल बाई ए R1 की वैल्यू है, यानी रो एल बाई ए R1 की वैल्यू है, दैट इज R1 बाई 4। तो R1 की वैल्यू कितनी थी सर, 4 ओम थी, तो रेडियस मतलब नया रेजिस्टेंस क्या आ गया, 4 अपॉन 4, 1 ओम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, फिर करते हैं आगे। ठीक है, लो इसको करो, थ्योरी वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, mark the correct options, an emitter should have zero resistance, an emitter should have large resistance, a voltmeter should have small resistance, a voltmeter should have large resistance। देखो हमें पता है ये बात, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ते टाइम हमने पढ़ी थी। किसी भी एक वोल्ट मीटर को अगर आइडियली यूज करना है, बहुत बढ़िया तरीके से एक वोल्ट मीटर वोल्टेज बताए, उसका मीनिंग क्या है उस सर्किट का, कि जिस वायर के क्रॉस आप वोल्टेज चेक कर रहे हो उस वायर में करंट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। यानी कि एक आइडियल वोल्ट मीटर क्या होगा, आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट हो। ठीक है, एक आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, बट वोल्ट मीटर तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का हो ही नहीं सकता। क्यों, किसी वायर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो ही नहीं सकता। होएगी वैल्यू मैक्सिमम एक रेजिस्टेंस की, किसी भी हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू, बट इनफाइनाइट नहीं हो सकती। लेकिन हम अचीव तो कर सकते हैं, तो किसी भी वोल्ट मीटर के लिए हमेशा होना चाहिए लार्ज रेजिस्टेंस। ठीक है, इनफाइनाइट तक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आइडियल बन जाएगा, एकदम करेक्ट वैल्यू देगा, बट ऐसा होता नहीं पॉसिबल। ठीक है, दूसरा एमीटर के लिए क्या चाहिए, एमीटर के लिए बहुत ही कम रेजिस्टेंस चाहिए, ताकि ताकि क्या हो, करंट मैक्सिमम चला जाए सर्किट से। तो एमीटर के लिए जस्ट इसका उल्टा। तो ऑप्शन इसमें यहाँ वैसे अगर स्मॉल लिखा होता तो मैं आंसर लगा देता, हालांकि ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, बट अकॉर्ड बट क्वेश्चन क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट है आपका और यहाँ पे स्मॉल भी नहीं लिखा हुआ, तो मैं डी ही ऑप्शन लगाता। वैसे तो ए और डी फिलहाल करेक्ट है, ठीक है, बट सिंगल ऑप्शन करेक्ट है और एच ने दिया है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बट ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रीचेकिंग होनी बनती है। ठीक है, कि एक एमीटर का मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, बट यहाँ उनको पूछना चाहिए था ये चीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टू प्रोटॉन मूव पैरेलली टू ईच अदर, हाँ ये क्वेश्चन मस्त था, बढ़िया वाला था, जब मैं सॉल्व कर रहा था, जिस टाइम एग्जामिनेशन हुआ था उस दिन जब मैंने आंसर की बनाई थी, तब ये मतलब अच्छे लेवल का था, नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता, जिसने प्रैक्टिस किया वही कर पाता है इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, टू प्रोटॉन जो है आपके मूव करें पैरेलली, एक प्रोटॉन, एक मिनट, एक प्रोटॉन आपका ये रहा, दूसरा प्रोटॉन आपका ये रहा, दोनों जा रहे हैं पैरेलल पैरेलल,
दोनों जा रहे हैं आपके पैरेलल पैरेलल, ये जा रहा है आपका v वेलोसिटी से, ये भी जा रहा है v वेलोसिटी से। अच्छा, प्रोटॉन जा रहा है ट्रेवल करता हुआ, एक तरह से करंट ही है, एक प्रोटॉन अगर मूवमेंट कर रहा है तो करंट ही है, फिलहाल एक्सेलरेट नहीं कर रहा, एक्सेलरेट करेगा तो ईएम वेव बना देगा, लेकिन फिलहाल क्या करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट करेगा। अब ये कह रहा है दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रेशियो क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स का अट्रैक्शन का रेशियो, देखो अगर ये मान लो इनिशियली आर डिस्टेंस अपार्ट है एक दूसरे से, मान लो ये एक दूसरे से आर डिस्टेंस अपार्ट है, तो फोर्स इलेक्ट्रिक 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 कोलम्बिक फोर्स कितना होगा सर, के क्यू स्केयर, मान लो इसका चार्ज क्यू है, इसका चार्ज क्यू है, तो के क्यू स्केयर क्या होगा अपॉन आर स्केयर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसकी कहानी यही हो जाती है समाप्त। मैग्नेटिक फोर्स निकालें, मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालूं बस क्या, बट क्या आप जानते हो किसी भी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। ऑफ कोर्स सर, लॉरेंट्ज फोर्स जानते हैं, दैट इज क्यू बी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ होती तो क्यू ई प्लस क्यू बी बी लगता ना, आप बोलोगे यस सर। चलो ठीक है सर, यहाँ भी समझ गया, क्यू इंटू बी वेलोसिटी दी, या बी कहाँ से निकालूं हमें, बी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकालूं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आपको बताता हूँ कैसे। आप लोगों ने बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ा है सर, ये एक वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो इसका अगर डीएल एलिमेंट सेगमेंट तोड़ लो मैं, ये हमारा सर डीएल सेगमेंट है, ठीक है। ये अगर डीएल सेगमेंट तोड़ लूँ तो इसकी वजह से जो आपका करंट, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी एट ए डिस्टेंस, तो क्या होगी सर, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, यही होती थी ना डीएल, हाँ 4 पाई ये होती थी आपकी, यही होती थी ना डी बी म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। तो सेम वही फंडा है, मैग्नेटिक फील्ड बी कैसे निकालूंगा, मैग्नेटिक फील्ड बी कैसे निकालूंगा सर, बी इज इक्वल टू क्या होगी, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई, 4 पाई क्या आगे क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है, क्योंकि इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की हुई इसके ऊपर एक्ट करेगी ना, ठीक है, डिस्टेंस आर स्क्वायर पे हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब बात आ गई आइडियल कैसे निकालूं, आइडियल कैसे निकालूं। देखो करंट क्या होता है सर, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी कुछ नहीं करना, दोनों तरफ डी एल से मल्टीप्लाई कर दो, आइडियल डी क्यू डी एल अपॉन डी टी। डी क्यू हमारा एक सिंगल चार्ज है, कोई यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम तो है नहीं, तो ये क्यू आ गया, ये आ गया डी एल अपॉन डी टी। डी एल अपॉन डी टी क्या होता है, डी एल अपॉन डी टी सर वेलोसिटी तो होती है, तो क्यू इंटू वी आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई आपकी, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई नहीं, म्यू नॉट क्यू इंटू वी अपॉन 4 पाई आर स्केयर, ठीक है, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्केयर। अब फोर्स इसकी मल्टीप्लाई से करा दो, तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना आएगा सर, क्यू स्केयर बी स्केयर, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्केयर। आगे चलो, एफ ई अपॉन एफ एम का रेशियो क्या होगा, चेक कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के की वैल्यू मैंने पुट कर दी, क्यू स्केयर अपॉन आर स्केयर डिवाइड बाय क्यू स्केयर वी स्केयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्केयर, ठीक है। तो एफ ई अपॉन एफ एम की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी भाई देखो, क्यू स्केयर से क्यू स्केयर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्केयर से आर स्केयर कैंसिल, ये आएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वी स्केयर। अब आप जानते हो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट क्या होता है सी, तो इसका स्केयर क्या होगा, एफ ई अपॉन एफ एम, एफ ई अपॉन एफ एम इज इक्वल टू सी स्केयर अपॉन बी स्केयर, क्योंकि सी इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है, ओके। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी था, आई थिंक सबने ऑलमोस्ट बच्चों ने छोड़ा ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल हैविंग चार्ज ऑफ 1 कूलम मास 1 कूलम मास 1 kg मूव कर रहा है। अच्छा, हेलिकल पाथ बनेगा, हेलिकल मतलब इस टाइप का पाथ ट्रेवल करता हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में ये जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे हम पिच, ये हमारी पिच,
पिच का फॉर्मूला क्या होता है सर? पिच होती है सर वी कोस थीटा इनटू में टी टाइम पीरियड। कैसे पता चला सर वी कोस थीटा? सर जब भी पार्टिकल हेलिकल पाथ में जाएगा तो वी साइन थीटा का कंपोनेंट पार्टिकल को सर्कुलर घुमाएगा, वी कोस थीटा वाला आगे लेके जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से मोशन होगी इसकी आगे की तरफ आता हुआ, यानी कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से मोशन होगी। और एनसीईआरटी आप पढ़ लेना या कोई भी बुक अच्छी सी रेफरेंस बुक पढ़ लेना, उसमें आपको फिजिक्स समझ आ जाएगी। तो सॉल्व कर लो आगे। पिच का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी दी हुई है, एक मिनट, कितनी दी हुई है भाई वेलोसिटी? 1 मीटर पर सेकंड। कोस थीटा यानी कोस आपका 30 डिग्री इनटू में टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। टाइम पर 2 पाई एम अपॉन क्यू बी 1 इंटू कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 इंटू में 2 इंटू में पाई एम की वैल्यू 1, चार्ज 1, मैग्नेटिक फील्ड 1। तो 2 से 2 कैंसिल, तो पिच आ जाएगी आपकी √3 पाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। An object is placed at a distance 25 centimeter. एक मिनट। An object is placed 25 centimeter from the pole of convex mirror and a plane mirror. Okay, 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 okay. ये कह रहा है, आखिरी में कह रहा है by the two mirror does not have any parallax. देखो पैरलैक्स का मतलब क्या है? पैरलैक्स का मतलब अगर कह दिया कि पैरलैक्स बनेगा तो अब तो समझ लो मिरर और जो है आपका मतलब दोनों मिरर, प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर, इनकी इमेजेस कोइंसाइड नहीं करेंगी आपस में, एक दूसरे से अलग अलग। देखो जब भी आप रे ऑप्टिक्स पढ़े हुए ना, आगे फ्यूचर में अगर आप पढ़ोगे, एक बुक आती है अजय घटक, आईआईटी के प्रोफेसर हैं, बहुत बढ़िया बुक है। तो ये रे ऑप्टिक्स अभी तो आप नॉर्मल मेथड से कर रहे हो, आगे मैट्रिक्स मेथड आएगा, ठीक है, मार्जिनल ऑप्टिक्स, पैरेक्शियल ऑप्टिक्स, बहुत चीज़ें आपकी ब्रांचेस बढ़ जाएंगी। तो इतना ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रहा, अभी फिलहाल सिर्फ मैं इतना समझाता हूँ कि जो पैरेलल, जब मैं कहता ना पैरेलैक्स रिमूव हो जाना, पैरेलैक्स होने का मतलब क्या है कि अगर एक प्लेन मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट रखोगे, ओके, एक कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट, मतलब इन दोनों के सामने ऑब्जेक्ट रखोगे एक ही साथ एक ही टाइम पे, तो दोनों की मिरर इमेज कोइंसाइड हो जाएंगी, एक ही इमेज आपको बनती हुई दिखेगी, मल्टीपल इमेजेस नहीं दिखेंगी जब पैरेलैक्स रिमूव हो जाता है, ठीक है। फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट समझ लो, आपके लिए बहुत है, अदरवाइज इमेज की इमेज बनाते रह जाओगे। ये मेथड वैसे आगे और होते हैं, मतलब बड़े में जब स्केल पे आप पढ़ोगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, फिलहाल इतना ही आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर मैंने बना दिया। सिचुएशन क्या कह रही है, ये कि आपका एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर है, इसके ये आ गया आपका कन्वेक्स मिरर का पोल, ये आ गया कन्वेक्स मिरर का पोल। तो इसको मैं थोड़ा सा टाइप से, इसको थोड़ा सा आपकी एक्सिस की टर्म में दिखा देता हूँ, या आपकी आगे एक्सिस, ठीक है। अभी कह रहा है जो ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर दूर पड़ा है, तो 25 सेंटीमीटर दूर पड़ा है, तो यानी कि यहाँ पे कहीं आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, मैं बोल सकता हूँ कि आपका ये ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर दूर, ये आपका पोल है। अच्छा, तो इमेज कैसे बनेगी इस ऑब्जेक्ट की वजह से? रे डायग्राम बना लो हल्का फुल्का ही। तो ये गई रे, ठीक है, इसकी रे पीछे गई, तो ये इमेज कहीं यहाँ पे आके इमेज इसने बना दी। अब ये कहते हैं प्लेन मिरर पड़ा है ऑब्जेक्ट से 20 सेंटीमीटर दूर, यानी कि 20 सेंटीमीटर दूर पड़ा है आपका, तो यहाँ पे बना दिया मैंने आपका मिरर, ये आपका बना दिया मैंने मिरर, ठीक है, कुछ इस टाइप से मिरर बना दिया। मिरर कितनी दूर है आपका 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस ही बात है आप समझदार होंगे कि ये 5 सेंटीमीटर है। अब एक और समझदारी की बात बताता हूँ, अगर पैरेलैक्स रिमूव हो गया, मतलब पैरेलैक्स रिमूव होने के बाद जो प्लेन मिरर इमेज बनाएगा और कन्वेक्स मिरर पे जो इमेज बन रही है वो दोनों यही कंसाइड करेंगी, तो बना दो इसकी वजह से भी जो आपकी इमेज बनेगी। कैसे बनेगी सर इमेज? लो दिखाता हूँ सर, ये गई रे हमारी प्लेन मिरर पे भी, ठीक है, प्लेन मिरर पे रे गई, इमेज गई, तो ये आगे प्लेन मिरर की मेरी रिफ्लेक्टेड रे, और ये कुछ आगे जाके इसकी प्लेन मिरर की जैसी इमेज यहाँ आ गई। अब प्लेन मिरर की इमेज कैसे बनेगी खुद पता लग जाएगा आपको कैसे। 20 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट से है, तो ये डिस्टेंस भी आपका 20 सेंटीमीटर का होगा इमेज का, क्योंकि प्लेन मिरर में जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी दूर ही इमेज बनेगी, ठीक है। तो यानी पोल से ये डिस्टेंस कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया, बाकी ना मिल गया सामान। अब इसने फोकल लेंथ पूछी है क्या? हाँ फोकल लेंथ पूछी कन्वेक्स मिरर की, तो निकल गई। कैसे?
सर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला लगा दिया। b क्या है सर 1/15, पोल से 1/15, पॉजिटिव में डिस्टेंस ले लिया। u क्या है -20 सेंटीमीटर, 1/f। सोल्व कर लो, क्या आएगा 15 20 60 आएगा, ठीक है। माइनस का 20 दिए 15 4, 1/f, f की वैल्यू आ गई 60। ये क्या हो गया, एक मिनट रुको, ओ सॉरी 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 25 आएगा 25, तो यहाँ पे 75 3, ठीक है। तो f इज इक्वल टू 37.5। ऑब्वियसली बात आप जानते भी हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है, तो 37 ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आई होप आपको क्लियर होगा, समझ आ गया ना कहानी की मैंने बनाई कैसे, तो आप समझ जाना इस चीज़ को। मैंने आपको बता दी, नहीं तो स्लो मोशन में दोबारा देख लेना, ठीक है। मैंने पहले ऑब्जेक्ट रखा, कन्वेक्स मिरर पे इमेज बनाई, पता लगाया, ठीक है इस तरह डिस्टेंस का कोई डाटा था नहीं। फिर मैंने प्लेन मिरर रखा, प्लेन मिरर से इमेज बनाई, इससे डाटा मेरे को इसका निकल गया 15 सेंटीमीटर का। इसकी इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता लग गया, फोकल लेंथ निकाल ली, ठीक है। आगे चलते हैं, माइक्रोस्कोप वाला क्वेश्चन आ गया क्या, अरे बाप, मेरा सबसे वीकेस्ट पॉइंट है ये ना, मेरे को आज तक मजा आया पढ़ने में, सच्चाई बताऊं। फिर भी फॉर्मूले याद है तो कर लेते हैं सवाल। कह रहा है क्या, मैग्नीफाइंग पावर किसी माइक्रोस्कोप की दे दी, कितनी है कैपिटल M इज इक्वल टू कितना 95, और मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है सर, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का फॉर्मूला सर F0/U प्लस F0, यही होता है ना, हाँ जी सर यही होता है। अब क्या पूछा है इसने, क्या पूछा है, ऑब्जेक्टिव लेंस की F0 पता है, ठीक है, U पता है 1/38 है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव निकालो, क्या है सर 1/38 अपॉन 1/4 प्लस 1/38, क्या पूछ लिया मैंने, एक मिनट सॉरी सॉरी, 1/4 कैलकुलेट कर लो भाई, फॉर्मूला क्या आएगा, वैल्यू कैलकुलेट करो। ऑब्जेक्टिव है ना, इसकी साइन नेगेटिव में आएगी, सॉरी ऑब्जेक्टिव वाले जनरल ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, ये साइन नेगेटिव में आएगी। यू की वैल्यू जो भी, अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेना, ये फॉर्मूला होता है, यू की वैल्यू नेगेटिव है, ओके। फोकल लेंथ पॉजिटिव में होती है, क्योंकि दोनों कन्वेक्स लेंस होते हैं। आगे चेक करो क्या वैल्यू आ रही है इसकी, ये वैल्यू आ रही है 3876, ठीक है। 19 माइनस का 2 ऊपर 1/4, ये वैल्यू आएगी 76 डिवाइड बाय 4 इंटू में 19 के 17, तो वैल्यू आ गई 19/17, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितना है आपका, M इज इक्वल टू MO इंटू ME, तो M मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी 95, ये MO कितनी 19/17 इंटू ME, तो ME की वैल्यू कितनी आ गई 95/19 इंटू 17 ME, 19 पंजा 95, 17 पंजे 85, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस कितनी आ गई आपकी 85। तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, क्या गड़बड़ होगी भाई क्या गड़बड़ हो गई, लेट्स चेक, इसका ओरिजिनल आंसर क्या है, वेट ए मिनट, एचयू के आंसर की में क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या, एक मिनट भाई, फॉर्मूला से लगाया है, वैल्यू से पुट करी है, आंसर क्यों नहीं मैच किया, एक बार एचयू ने आंसर क्या दिया, एक बार देखना, एचयू ने आंसर दिया है 5, कैसे दिया है, एचयू ने आंसर दिया 5 कैसे, यहाँ पे 17 हटाना पड़ेगा, एक काम करते हैं, एक वैल्यू को मिसिंग करते हैं इनमें, एक वैल्यू को हटा दो, आंसर 5 निकालते हैं। ये कह रहा है मैग्निफिकेशन आपका आ रहा है MO इंटू ME, तो आईपीएस का मैग्निफिकेशन आ रहा है आपका 5, तो MO इंटू 5, मैग्निफिकेशन टोटल है 95,
तो एमओ का मैग्निफिकेशन आना चाहिए 19, 19 तो नहीं आ रहा। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आपको 19 आना चाहिए, कैसे आएगा? फोकल लेंथ आपकी वही रखो एक बार, फोकल लेंथ आपकी रखता हूं मैं 1/4, 1/4 प्लस यू को चेंज करके देखता हूँ यू क्या आएगा। तो मैग्निफिकेशन आपकी 19, चेक करना एक बार ये क्या आ रही है, 1/4 प्लस में यू 1/4 तो ये आ गया 1/4 प्लस में यू प्लस में 1/76, यू की वैल्यू आ गई 1/76 माइनस का 4 माइनस का 1/4, 19 चौक 19 18, एक मिनट रुको यार गड़बड़ आ रही है। अरे एक मिनट रुको, इसको देखो, अगर मैं यू को निकालता हूं बाय चेकिंग द आंसर, तो ये आ रहा है मेरा यू की वैल्यू आ रही है 76/18। इसको कैलकुलेट करना है एक बार, 76/18 को, 2 नीम 18, ये आ गया 2 3 6 2 8 16, 38/9। तो 38/9 इसको करना सोल्व, 9 3 27, 9 चौक 36, गड़बड़ है, कोई ना कोई गड़बड़ तो हुई है भाई, इससे तो नहीं आ रहा आंसर, 5 से भी नहीं वैल्यू मैच कर रही। वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, 1/4 अपॉन 1/4, ओह यू तो नेगेटिव में आएगा ना, यहाँ पॉजिटिव में करो, पॉजिटिव में, तो कितना आ गया 19 और 1 20। हाँ भाई देखो यू की वैल्यू आ रही है 76/20, तो ये वैल्यू होगी आपकी 3.8। यू की वैल्यू आने की, यू की वैल्यू जो आ रही है आपकी आ रही है, मतलब 1/u की वैल्यू आ रही है 3.8, 1/u की वैल्यू आ रही है आपकी 1/3.8, सॉरी 1/u की वैल्यू, ओ एक मिनट, यू की वैल्यू आ रही है आपकी 1/3.8, ठीक है। तो इसका मतलब उसने गड़बड़ यहाँ पे पॉइंट की हुई है, 1/38 है ना, वहाँ क्वेश्चन पेपर में होगा 1/3.8। अब ये तो गड़बड़, या तो यहाँ पढ़ रहे पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 3.8 हो की जगह 38 हो गया, या ओरिजिनल पेपर में ही गड़बड़ होगी, क्योंकि अगर 5 आंसर निकालना है तो यहाँ पे 1/3.8 होना मांगता है। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 5 निकालने के लिए यू की वैल्यू सेम रखी, मतलब यू की वैल्यू निकाल ली, एफ की वैल्यू सेम रखी, वरना और क्या करता, यू की वैल्यू ये रखता तो एफ की वैल्यू चेंज करके देखता। बट मेरे को यहाँ पे 1/38 में थोड़ा सा डाउट आ रहा था, तो मैंने ये बदल के देखा, तो दोनों केसेस में बदल के देखता कि कहीं से 5 आंसर आ जाए, उल्टा चल रहा हूँ, मतलब आंसर पता करके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। लेकिन अब साफ पता लग गया कि अगर 5 आंसर निकालना है, अगर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ये है, तो यहाँ पे यू की वैल्यू 1/3.8 होनी चाहिए, 38 नहीं, तो ये एक एरर है। अब ये मेरे पास तो यही पेपर था, तो मैंने आपको बता दिया, तरीका मैंने समझा दिया, फॉर्मूला आपको समझा दिया, कोई गड़बड़ हो तो आप चेक कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। 28 क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के आगे तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्या कह रहा है, एक स्मॉल कोयल है, डिस्टेंस मतलब रेडियस आर की, बड़ी कोयल है, रेडियस कैपिटल आर की, ठीक है। आर मच मच ग्रेटर देन स्मॉल आर है, मतलब करंट बाहर वाली में कर देते हैं हम। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की तरफ क्या होगी, सर म्यू नॉट आई अपॉन 2r, फॉर्मूला नहीं बताऊंगा मैं कैसे आया, ठीक है। फ्लक्स कितना होगा, सर फ्लक्स अंदर वाले के लिए कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू में एरिया उसका स्मॉल पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है सर, एक का फ्लक्स दूसरे के करंट से डिवाइड कर दो, तो कर दिया, फ्लक्स को करंट से डिवाइड कर दिया, तो आएगा म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन है मेरा म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
इन एन एसी सर्किट व्हेन एन एसी एमीटर इज कनेक्टेड इट इज आई करंट। ठीक है भाई, एसी सर्किट में एसी करंट ही आई देगा। इफ ए स्टूडेंट यूज डीसी एमीटर यूज कर देगा तो एसी एमीटर में, तो क्या होगा, रीडिंग क्या आएगी डीसी एमीटर में? भाई थ्योरी है, हम जानते हैं कोई भी डीसी डिवाइस होता है, डीसी एमीटर, डीसी वोल्टमीटर, ये हमेशा एसी वोल्टेज या मतलब एसी वोल्टेज या एसी करंट की एवरेज वैल्यू देता है। अब आपका सिग्नल जो होता है, जो आपका जाता है अल्टरनेटिंग करंट में, दैट इज आई नोट साइन कोस की फॉर्म में जाता है, साइन ओमेगा टी, या फिर आई नोट कोस ओमेगा टी, इनके टर्म्स में जाता है आपका। ठीक है, और हमेशा आपको पता है कि डीसी एमीटर हमेशा एवरेज वैल्यू चेक करता है, तो एवरेज वैल्यू में साइन और आपका कोस क्या होते हैं, एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो देते हैं। इसका मतलब डीसी एमीटर में मतलब आपकी रीडिंग हमेशा क्या देखने को मिलेगी, जीरो देखने को मिलेगी। ओके, तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। तो ये थे हमारे पार्ट 2 के सवाल, 15 क्वेश्चंस आपके HOBS एग्रीकल्चर फिजिक्स के। ठीक है, एक थर्ड लास्ट पार्ट रह गया है, फिलहाल के लिए इतना ही। आगे मिलेंगे, पार्ट 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसको आप एक बार देख लीजिएगा, एक बार दोबारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।